हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने गुडविल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के 2 सम किए थे। कितने मेथड है आपको? 3। एक है एफएमपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, पिछले लेक्चर में 2 सम किया था, आज का भी टारगेट 2 सम का। ये 2 सम कर रहे, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, ये इनके 5-6 लेक्चर्स होंगे। इसके हर लेक्चर में ट्राई करूंगा 2-2, 3-3 सम करवा देता हूँ, तो 5 लेक्चर्स भी होंगे तो 10-12 सम आराम से हो जाएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते देखते आज क्या दिया है। कल के क्लास में फ्रैंकी और टोनी कंप्लीट किया था, सैंडविच एंड पिज्जा। और वो एक जो डाउट था यहाँ पे 4 इयर्स क्यों लिया है, तो क्वेश्चन में करेक्शन था, 4 इयर्स मैंने इधर करवा दिया। आज की क्लास में देखते क्या दिया है। पीयूषा लिमिटेड दिया गया है। सबसे पहला हम देखेंगे कौन से मेथड से गुडविल सॉल्व करना। वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो पहले इस मेथड को समझ लेते और फिर सम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने सुपर प्रॉफिट एक्सप्लेन कर दिया था, तो जब भी गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा, तो हम लोग लिखेंगे गुडविल इज इक्वल, जैसे वहां पे हम लिख रहे थे डैश ईयर परचेज, यहां पे वैसा नहीं, यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स इट। इधर थोड़ी बोला 2 इयर्स परचेज, 3 ईयर परचेज, इधर नहीं आता है। तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड अगर आया है तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको सबसे पहला वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस, बेटा आजा बैठ जा। वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू FMP अपॉन NRR इंटू 100। FMP अपॉन NRR इंटू 100। FMP तो दिया नहीं रहेगा, तो अपने को FMP कैसे फाइंड करते वो मालूम है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। NRR क्वेश्चन में रहेगा, तो इससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये समझा? तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, ये तो मिल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कल के क्लास में बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कौन से असेट? बिजनेस के सारे असेट्स, लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे सॉल्व होगा, समझ में आया? कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड कैसे करेंगे, FMP अपॉन NRR इंटू 100। FMP का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ। डन, बस क्लियर है यहां तक? चल, मेरे को चाहिए। चल स्टार्ट। सबसे पहला चीज इतने सब चीजों में मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो लगा FMP, क्योंकि NRR क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने आ जाता है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, FMP। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। पीयूषा लिमिटेड है, उसने अपना बिजनेस बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट दिया है असेट्स और लायबिलिटीज। इन द सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रिटर्न मतलब NRR कितना परसेंट है, 15%। ये मिल गया। ऑल इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन्वेस्टमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट? मतलब बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया खुद के लिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब खुद का मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब पर्सनल इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का असेट नहीं है,
तो हमेशा 99% जब भी गुडविल का सम आएगा, जब भी आपको गुडविल का सम आएगा, तो क्या करना है? गुडविल के सम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो लेने का नहीं रहता। 99% केस में गुडविल के सम में इन्वेस्टमेंट जो दिया रहता है आपको नहीं लिखना है। ये अजम्पशन पे कि जो वो गुडविल है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ नहीं बोला है, तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे। गुडविल के सम में मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, गुडविल के सम में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा तो चलेगा, ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लिखना पड़ेगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल में लेते नहीं। पॉइंट क्लियर, पक्का। इस केस में स्पेसिफाई कर दिया है नॉन ट्रेड है तो लेने का है क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट लिखना नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स, 2014 में साल खत्म हो रहा है और अपने को 2011, 12, 13, 14 4 साल का प्रॉफिट दिया है। क्यों दिया रहेगा? एफएमपी निकालने के लिए, मतलब ये मेरा एफएमपी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, प्रॉफिट 2011 का प्रॉफिट, 2012 का प्रॉफिट, 2013 का प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट लिख दिया। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करते, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि इसके पास सबके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं डायरेक्टली टोटल डिवाइड बाय 4 कर देता, ठीक है। चलिए बी सी डी तक क्लियर। ई पे आते हैं। एन एवरेज रेट ऑफ 40% इज पेबल एज इनकम टैक्स, मतलब ये टैक्स है। कितना घुमा के बोल रहा है, सीधा बोल रहा है टैक्स कितना, 40%, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है। और मैंने आपको एफएमपी हमेशा क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? बढ़िया है। आगे, इन द ईयर 2011-12, कौन सा है ईयर 2011-12 बताओ जरा, ये या ये? ईयर 2011-12 मतलब सेकेंड वाला। अप्रैल 2011 में चालू होगा तो मार्च 2012 में खत्म होगा। मार्च 2012 इस साल के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं शावनी कि 2011-12 का जो भी आपको, बराबर बोला ना मैंने, हाँ ठीक है। इन द ईयर 2011-12 देयर वाज अ फायर, मतलब आग लग गया, जलन, जल रहा है कोई। 2011-12 में जल गया कोई, रिजल्टिंग इनटू लॉस, जलने से लॉस तो होएगा ही, होता है कि नहीं? अपने को जलन होती तो अपना ही नुकसान होता है। तो इधर भी आग लगा और किसी को जलन हुआ और जलन की वजह से लॉस हो गया, कितने का? सवाल यह है कि अगर ये आग नहीं लगता, तो क्या ये लॉस होता? आग लगने के वजह से, जलन के वजह से नुकसान हुआ, कोई चला गया, है क्या नहीं? तो वैसा ही है कि अगर हम जिंदगी में जलेंगे नहीं तो नुकसान नहीं होएगा। कल्पना समझ रहा है? देखो तेरे लिए सब चीजें समझ रही है ना? नहीं, इसे बेसिक बात बता रहा हूं। तो ये कहना चाह रहा है कि 2011-12 में आग लगा, बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में हर साल आग लगता है क्या? मतलब दिस इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो एबनॉर्मल एक्टिविटी ये प्रेजेंट करना चाह रहा है कि 2011 में एक एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ जिसके वजह से बिजनेस को लॉस हुआ। अगर ये एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होता तो क्या बिजनेस को ये लॉस होता क्या? नहीं। तो इसका मतलब 2011-12 में मैंने ये लॉस माइनस किया था, एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ये नहीं रहता, इसके अंदर हम वो चीज को ऐड कर देते, कितना? 25,000। समझ में आ रहा है क्या?
द ब्रैकेट डाला है। अगर ये लॉस, अगर ये आग नहीं लगता तो क्या मेरा प्रॉफिट ये रहता क्या? मैंने 2011-12 में 25,000 का लॉस दिखाया है। अगर ये आग लगता ही नहीं तो 25,000 का लॉस होता क्या? नहीं। तो मेरा प्रॉफिट जो है 25,000 बढ़ जाता। ऐड, यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, आपको ब्रैकेट नहीं डालना, ब्रैकेट की वजह से कंफ्यूज मत हो, ऐड कर। क्लियर? हाँ, ये सिर्फ 2011-12 के प्रॉफिट में होगा, बाकी कोई प्रॉफिट में होगा क्या? दिमाग में गया? 2011-12 में आग लग गया, उसमें 25,000 का नुकसान हो गया था। नुकसान हुआ तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ। अगर ये नुकसान नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट इतना नहीं होता और 25,000 ऐड हो जाता, मतलब मेरा प्रॉफिट और कुछ होता। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? सिमिलरली आगे और कुछ बोला है। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2012-13 कंपनी हैड सोल्ड फर्नीचर रिजल्टिंग इनटू प्रॉफिट ऑफ 40,000। सिंपल बात है, बिजनेस का काम गुड्स बेचना है, बिजनेस का काम गुड्स बेचना है, प्रॉपर्टी बेचना नहीं। प्रॉपर्टी बेच रहे हो मतलब पर्सनल, प्रॉपर्टी बेच रहे हो मतलब पर्सनल, गुड्स बेच रहे हो मतलब बिजनेस का काम है। 2012-13 के प्रॉफिट में, 2012-13 का प्रॉफिट मतलब इस साल तुमने कोई फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा मतलब प्रॉपर्टी बेचा, नाम आ गया ना फर्नीचर, मतलब प्रॉपर्टी, गुड्स नहीं। जब आपने फर्नीचर बेचा तो आपको उस साल प्रॉफिट कितना हुआ? वो आपने उधर दिखा दिया रहेगा ना, लेकिन क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट है? तो क्या करना पड़ेगा? इसे कहते हैं एबनॉर्मल इनकम। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेस, यहां पे एबनॉर्मल इनकम कितना? 40,000। कहां पे? यहां। समझा या बाउंसर गया? क्लियर? 100%। फिर क्या दिया है? बस फिर द चेंज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंश्योरिंग ईयर, उसके बाद फिर ये सारी चेंजेस होने वाले, मतलब जो भी एबनॉर्मल चीजें थी वो इतना ही था। तो उस हिसाब से मेरा एफएमपी कितना, इधर कुछ भी नहीं, सेम, इसमें 25,000 ऐड करेंगे, माइनस नहीं, ऐड करेंगे, 4,71,000 हो जाएगा। ऐड किया, 46 में 25 ऐड किया, इसमें 40 माइनस कर दोगे, ये जैसा है वैसे ही। अभी तक मैंने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया है, ठीक है? ये समझ में आ गया? पक्का समझा? अब मैं एवरेज निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको प्लस डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे को जो प्रॉफिट मिला, ये मेरा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज ही निकल गया। अब मुझे वापस एवरेज निकालने की जरूरत है क्या? ये समझा? सर मुझे ऊपर टैक्स माइनस करने का मन कर रहा है, माइनस कर दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन टैक्स माइनस क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज आगे और सारे एडजस्टमेंट्स बाकी है सॉल्व करने के लिए, और ये किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही एवरेज निकाला और अब एवरेज में से सबको माइनस करूंगा। यहां पे बोला है द चेंज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंश्योरिंग ईयर्स आर इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम। अब क्या होगा आगे चल के, जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट है, आगे फ्यूचर में आपको खर्चा, आपका डायरेक्टर का फीस बढ़ने वाला है। कितना खर्चा बढ़ने वाला है? अब खर्चा बढ़ने वाला तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले एवरेज निकालेंगे और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसमें माइनस किया। क्या है भाई, ये एडवर्टाइजमेंट है क्या? नीचे माइनस किया, कोई नहीं, नीचे माइनस। इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस कितना? 12,000। ये समझा? हाँ। नेक्स्ट, रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 42,000। फ्यूचर में जब मेरा बिजनेस आप टेक ओवर करोगे तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट था 4,38,000 था, लेकिन जब आप मेरा बिजनेस लोगे तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो कम हो जाएगा। फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रिड्यूस हो जाएगा। कितना? जब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। 42 कम होगा मतलब 42,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना? 42। वो 4,38,000 में 42 ऐड किया तो कितना प्रॉफिट हो गया? समझा ये? हाँ। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ने वाला है। कितना? 48,000 का खर्चा बढ़ने वाला है, तो इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 48। अंडरस्टूड? और कुछ नहीं। ऑल करंट एसेट, ये तो असेट से रिलेटेड आ गया। मार्केट वैल्यू, लायबिलिटीज, मतलब
प्रॉफिट से रिलेटेड इतना ही इंफॉर्मेशन था। समझा है सबको? पक्का 100%? चलिए, तो अब हम एफएमपी निकाल सकते। 12 प्लस 48 60,000 हो जाएगा। 4,80,000 में से 60 माइनस होगा, 4,20,000 आ जाएगा। ये अभी भी कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था ना, तब मैंने एक बात बोला था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्या बोला था मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? बोलो बोलो, शर्माओ मत, बोलो। नहीं लेते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेते हैं? बराबर, एग्री कर रहे हो ना सब लोग? अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? 10% इंटरेस्ट किसको मिला रहेगा? बिजनेस को मिला रहेगा ना। बिजनेस को मिला रहेगा मतलब बिजनेस ने उसके अंदर प्रॉफिट में दिखाया रहेगा ना। तो क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट है? किसका है? तो दिखाने का क्या? निकाल देने का। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिख रहे हो तो उसका प्रॉफिट प्रॉफिट में दिखा सकते हो क्या? वो भी अपने को इसमें से क्या करने का है? माइनस। बस ये छोटी सी बात गुडविल का याद रखना, खत्म। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो गुडविल इज डन। डन है? चलिए, तो इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कितना परसेंट? 10%। 4,50,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा 45,000। ये भी इसमें से निकाल दिया। अब मेरे को प्योर प्रॉफिट आ गया है। इसके ऊपर टैक्स कितना भरना है मुझे? 40% भरना है। तो 3,75,000 का 40% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 1,50,000, 3,75,000 में से 150 माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। क्या मिला? ये मिल गया ना एफएमपी। कैपिटलाइजेशन मेथड में एफएमपी निकालना था। एन इंपॉर्टेंट एफएमपी। कितना घुमा के दिया ना। समझा एफएमपी? एफएमपी के बाद और क्या निकालने का? एनआरआर सर मालूम है। तो एनआरआर मालूम है तो वैल्यू ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। एंड में करता हूं, दूसरा निकालना था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है असेट माइनस लायबिलिटीज। तो अभी हम क्या करते हैं? असेट माइनस लायबिलिटीज करते थे। ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला है शायद इधर। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लिया है। कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस, एफएमपी अपॉन एनआरआर। एफएमपी कितना है तुम्हारा? 2,25,000 है ना। एनआरआर कितना परसेंट है? जरा कर लो। 2,25,000 अपॉन 15 इंटू 100। वैल्यू ऑफ बिजनेस समझ में आ गया? कैपिटल रिक्वायर्ड लिखा है, उसे वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, समझा ये? चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड पे आता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है असेट माइनस लायबिलिटीज। अगर असेट माइनस लायबिलिटीज की बात करो तो क्वेश्चन आपके सामने देखते क्या क्या बोला है। ऑल करंट असेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक are to be valued at 125% of book value. All current asset. गुडविल क्यों? क्योंकि गुडविल ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो गुडविल के सम में गुडविल लेने का क्या? लैंड एंड बिल्डिंग करंट असेट है, प्लांट एंड मशीनरी करंट असेट है, इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं। डेटर्स करंट असेट है, स्टॉक करंट असेट है, कैश करंट असेट है, लेकिन उसने क्लियरली बोला है कैश को नहीं लेना है। मतलब ये जैसा 1,30,000 ही रहेगा। अदर करंट असेट, भाई करंट असेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं, बोगस असेट लिया नहीं जाता है। मतलब डेटर्स का वैल्यू बदलेगा, स्टॉक का वैल्यू बदलेगा, करंट असेट का वैल्यू बदलेगा। कितना? टू बी वैल्यूड एट 125%। मतलब 2,60,000 ऐसा कैलकुलेटर पे लिखने का, इंटू 125% कर देने का। 3,25,000 डेटर्स का वैल्यू समझ में आ गया? अरे समझा? स्टॉक इन ट्रेड 2,40,000, 25% बढ़ा तो 3,00,000 हो जाएगा। एग्री? कैश 1,30,000 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या? करंट असेट 1,10,000 का 1,37,500। इतना क्लियर? एनी डाउट? भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 9,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का 7 लाख नहीं, कितना लिखने का? 9,50,000।
समझा? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2 लाख। सारे असेट्स क्लियर हो गए। अब क्या बच गया है? तो सब हो गया। असेट का टोटल ले लो जरा। 9,50,000, 2 लाख, 3,25,000, 3 लाख, 1,30,000, 1,37,500 टोटल ले लेंगे। $20,42,000 यहां तक क्लियर हो गया। आई गॉट ऑल माई एसेट्स। ठीक है, अब लाइबिलिटीज पे करना है। देखते हैं लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या है। लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 1,50,000। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना है, लेकिन बोल रहा है कितना पे करना है, तो इधर 3 लाख के जगह पे इसका वैल्यू सिर्फ 1,50,000 ही लिखना है। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला है, अदर बोला है, डिबेंचर्स, तो ये 3 लाख भरना पड़ेगा, ये 2,30,000 भरना पड़ेगा, ये 1,40,000 भरना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। मतलब 1,50,000, हाँ 1,50,000 भर रहे ना, इधर 1,50,000, ये 3 लाख, ये 2,30,000, ये 1,40,000, टोटल कितना हो गया 8 लाख। कितना पे करना है, पैसा कितना है 20 लाख। 20,42,500 में से 8,20,000 माइनस कर दो, 12,22,000। ये क्या मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया क्या? अब वही सेम चीज मैं वापस से लिख के दे रहा हूं आपको, यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था सेम। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 9,50,000, प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख, डेटस 3,25,000, स्टॉक 3 लाख, कैश जैसा है वैसे ही, अदर करंट असेट 1,37,500। टोटल ऑफ असेट लिया था 20,42,000 बराबर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को 1.5 लाख, बाकी जैसा दिया था वैसे ही। डिवेंचर्स पूरा जाएगा, क्रेडिटर्स पूरा जाएगा, अदर लाइबिलिटीज पूरा जाएगा, वर्कमैन में सिर्फ 1,50,000। इसका टोटल लिया था 8,20,000, इसमें से ये माइनस किया तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 12,22,500। ये समझा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। वैल्यू ऑफ बिजनेस मालूम है, वैल्यू ऑफ बिजनेस मालूम है तो हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इधर कैपिटल रिक्वायर्ड वर्ड यूज किया है, मैंने आपको दिया है वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ बिजनेस आपने निकाला था 15 लाख बराबर, और ये है 12,22,500, तो माइनस करोगे कितना आ रहा है 2,77,000। डन विथ योर मेथड। ये बड़ा सम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेप्स लिख दोगे तो बड़ा सम नहीं है, खाली जो आपका एफएमपी है उसको समझना है आपको। 99% एफएमपी पे एडजस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल रहेगा, असेट माइनस लायबिलिटीज ही रहता है। एफएमपी का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड हो। तो तीनों मेथड गुडविल क्लियर हो गया। नेक्स्ट सम देखते क्या दिया है, छोटा सा सम दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 10। ये छोटा सा, बहुत छोटा है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जब सुपर प्रॉफिट है तो आई होप फॉर्मेट सबको याद है। फॉर्मेट सुपर प्रॉफिट का क्या लिखोगे, गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू कितने ईयर का परचेज है, किस चीज का, सुपर प्रॉफिट। तो 3 इंटू जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा तो अपने को गुडविल मिल जाएगा। पहले 3 लाइन, फिर मैं लिखूंगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एफ एम पी माइनस एनपी। इसके लिए 3 लाइन छोड़ दिया। फिर एफएमपी, एफएमपी के लिए पूरा पेज इतना छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि एफएमपी का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, और फिर वो प्रॉफिट पे जो भी एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ता है वो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एनपी, मैं इधर सब लिख रहा हूं बट आप मैनेज करना। एनपी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर अपॉन 100। ये समझा?
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। समझा कैसे सॉल्व होगा? क्लियर है? तो सबसे पहला आप कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करना चाहो तो वो कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट सॉल्व कर लो और फिर एफएमपी करो, या पहले एफएमपी कर लो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड करो, फिर सुपर प्रॉफिट पे जाओ और गुडविल पे आ जाओ। जैसा आपको जमता है वैसे सॉल्व करो। फॉर्मेट का सम का यही रहेगा। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं एफएमपी। अब ये पास्ट 5 इयर्स का क्यों है? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो प्रॉफिट 5 साल का दिया है, बैलेंस शीट है 2014 का और अपने को प्रॉफिट 2010, 11, 12, 13, 14 का दिया हुआ है। ध्यान दे, प्रॉफिट और हर साल का टैक्स रेट भी दिया है। मेरा काम रहेगा पहले इस प्रॉफिट को बिफोर टैक्स बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट करना होता है ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे करना होता है, आफ्टर टैक्स पे नहीं। अगर आपने अभी पिछला सम देखा था तो मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दिया था, उसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व किए, उसका एवरेज निकाला, फिर सारे एक्सपेंसेस सॉल्व किए, बाद में टैक्स माइनस किया है। तो जब भी आपको एफएमपी सॉल्व करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट, एट द एंड टैक्स माइनस करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए, तो इस सम में जरा आपका कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी मुझे। ईयर 2010, प्रॉफिट कितना है? 1,80,000, ये आफ्टर टैक्स है। और टैक्स रेट कितना था? तो जरा ध्यान देना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब आप टैक्स माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। टैक्स रेट कितना है? 40। ये कितना होता है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 60। 100 में 40 माइनस करोगे तो 60 आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट दिया है 1,80,000, वो कितना परसेंट है और मुझे कितना परसेंट चाहिए? तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 1,80,000 60% है तो 100% कितना? तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो बिफोर टैक्स 3 लाख समझ में आ गया। 2011 पे आता कितना है? 3,38,000। यहाँ पे टैक्स रेट कितना है? तो 100 में 35 अगर माइनस करोगे तो 65 बच जाएगा। तो 3,38,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 65, 5,20,000। ये समझ में आया क्या? चलिए, 3,64,000 टैक्स कितना माइनस किया देखो जरा, इधर 35 ही है, मतलब वापस से 65 से डिवाइड करोगे। 3,64,000, 5,60,000। ये सब चीज पे अभी मत देखना, इधर पे आ जाओ। फिर उसके बाद 2,60,000 35% है तो सेम इंटू 100 डिवाइड बाय 65। समझ में आ गया? ठीक। 4,20,000 30% है, 30% मतलब डिवाइड बाय 70 करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरा पहला काम था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ये मैंने निकाला। ये सब चीज पे अभी आप फोकस नहीं करोगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। अब जैसा पिछला सम था एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है तो उसके बारे में देखते कुछ दिया है क्या। बोला है 2010-11 2010-11 में बोला इंक्लूड लॉस ड्यू टू जल रहे लोग, नुकसान हो रहा है 30,000 का। नहीं जलते तो नुकसान होता है क्या? नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कौन से ईयर में? 2010। तो 2010 में भाई ऐड कर दिया 30,000। समझा? लास्ट टाइम ऐसा प्रेजेंटेशन था, अभी ऐसा प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन डजंट मैटर, समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर उसने बोला है 2013 में एबनॉर्मल प्रॉफिट 40,000 का हो गया था। वहां पे फर्नीचर बेचा था, प्रॉफिट हुआ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट। इधर वर्ड बोल दिया एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो आपको निकाल देने का है। कौन से ईयर में? 2013। निकाल दिया। अरे समझा? क्लियर हुआ? चल, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद बोला है 2014 में फिक्स असेट का वैल्यू दिया है, इनकम टैक्स का रेट दिया है 30%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16%, क्लोजिंग बस। मतलब अब इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 3 लाख था, ऐड करूंगा 30 तो 3,30,000,
ऐड करना पड़ेगा ना लॉस। ये 5 लाख बीसी रहेगा, ये 560 रहेगा, इसमें से 40 माइनस कर दिया और ये जैसा है वैसा ही। अंडरस्टूड। एफएमपी कैसे निकालेंगे? सबको प्लस डिवाइडेड बाय 5। 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो सबका टोटल ले लिया, डायरेक्टली इसका टोटल ले लो और डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे डिवाइड किया नहीं लगता, डिवाइड नहीं किया, आप डिवाइड कर लो। 23,70,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,70,000, ये याद रखना आपका एफएमपी आ गया। बट ये एफएमपी अभी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स ही है, अपने को टैक्स माइनस करना। और टैक्स कितना है, तो इनकम टैक्स का रेट कितना दिया है, यहां तक समझ में आ गया। तो एफएमपी इज डन, एफएमपी मिल गया। अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2014 को फिक्स असेट वेयर बोथ 10% above book value, where value 10% above the book value। फिक्स असेट में क्या आएगा? फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर का, ये सब तुम्हारा फिक्स असेट है। 10% बढ़ा देना है, इंक्रीज करना है, कितना परसेंट? 10%। तो 10% इंक्रीज हो गया 3,30,000 हो जाएगा, इधर भी 3,30,000 हो जाएगा, इधर 2,20,000 हो जाएगा, इधर 50 मतलब 5,000, 55,000 हो जाएगा, बराबर है ना। चलो भाई ये डन हो गया, इनकम टैक्स एनआरआर हो गया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय शुड बी अज्यूम टू बी एवरेज कैपिटल, मतलब और कुछ भी नहीं बोला है, तो स्टॉक जैसा है वैसे ही, डेटर्स जैसा है वैसे ही, कैश जैसा है वैसे ही। टोटल कर लेंगे असेट का 15,85,000, इसमें किसी को डाउट? समझा? लाइबिलिटीज पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो लाइबिलिटीज में 2,50,000 भरना पड़ेगा, 2 लाख भरना पड़ेगा, जनरल रिजर्व नहीं, प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, मतलब 2 ही, 4.5 लाख ही भरने का है। तो 15,85,000 में से 4,50,000 माइनस 11,35,000, ये क्या मिल गया? समझा? चल ये सेम चीज मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, बराबर, स्टॉक जैसा है वैसे ही, कैश जैसा है वैसे ही, डेटर्स जैसा है वैसे ही। टोटल ले लेंगे, इसका टोटल आया था 15,85,000। लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे, 2 ही लाइबिलिटीज था, डिवेंचर्स एंड बिल्स पेबल। 4.5 लाख की लाइबिलिटीज थी, इसमें से माइनस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, बराबर। कैपिटल एम्प्लॉयड माले में तो नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएगा, एफएमपी माले में तो गुडविल भी मिल जाएगा। चलो कैलकुलेशन कर। एफएमपी कितना था तुम्हारा? एफएमपी 23,70,000 डिवाइड बाय 5 क्या था? 4,74,000। ये क्या है? बिफोर टैक्स। इसमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स माइनस करना है। कितना टैक्स माइनस करना था? 30%। तो 4,74,000 का 30% निकालो, 1,44,200 माइनस कर देंगे तो आपको ये आ रहा है 3,31,000। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है नॉर्मल? क्या इन्होंने वैसा लिखने, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एफएमपी माइनस एनपी। एफएमपी का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स था। चल ये मेरा टोटल प्रॉफिट था, डिवाइड किया, ये आया, इसमें से टैक्स माइनस किया, 4,74,000 माइनस टैक्स कर दिया, इसमें से 1,42,200, तो मेरा एफएमपी कितना आया? 3,31,800। एग्री? एफएमपी आ गया। ये लिखने का तरीका है, आप जैसा लिखना चाहो वैसे ही लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 11,35,000। एनआरआर कितना परसेंट है? 16%। वही मैंने इधर कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1,81,600। ये एनपी आ गया, ये एफएमपी आ गया, तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा कितना? 3,31,800 माइनस 1,81,600।
1,50,200 माइनस किया 1,50,200 आ गया। गुडविल का फॉर्मूला था कितने साल का परचेज? 3 इयर्स का परचेज। गुडविल कितने साल का परचेज था? 3 ईयर परचेज था। तो 3 ईयर परचेज मतलब ये मेरा सुपर प्रॉफिट है। 3 इयर्स ही था बेटा, 5 साल का प्रॉफिट लिया था, गुडविल 3 इयर्स के लिए था। तो 1,50,200 इंटू 3 करोगे 4 लाख। ये ऐसा बुक में जो उन्होंने टाइप किया वो बुक के जैसा टाइप किया। मैं जो फॉर्मेट दे रहा हूँ उस फॉर्मेट के अंदर तुम फिल इन द ब्लैंक करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आएगा? ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में मेरा जो फॉर्मेट है उसी हाँ 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 हाँ, ठीक है। जो फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में सॉल्यूशन को भी प्रेजेंट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। गुडविल समझ में आ गया? गुडविल इतना ही है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ बट ऐसा बता रहा हूँ कि गुडविल का जो कंसेप्ट है वो इतना ही है। एक है एफएमपी, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। आज तीनों करवा दिया, सुपर प्रॉफिट भी हो गया, कैपिटलाइजेशन भी हो गया, और एफएमपी बोला है तो सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा और कुछ भी नहीं होगा। टैक्स तो हमेशा लास्ट में होगा ना। टैक्स कब भरते? इनकम के ऊपर भरते हो, तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो इनकम मिलेगा, इसलिए टैक्स सबसे लास्ट सॉल्व होता है। क्लियर है? हम इसके पहले एफएमपी ऐसा क्यों प्रेजेंट करेंगे? पर्टिकुलर ईयर का एडजस्टमेंट होता है तो उस ईयर का ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एवरेज होता है, सबका होता है, तो आप एवरेज निकाल के सॉल्व करो। इस वे में प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।